Good morning students, I am your social science teacher Sushmita ma'am. Today we will learn our lesson number 9, that is administration of the state. We have already learned that the administration of our country function at three levels: local level, state level and central level. In the previous year we have learnt about the working of local self-government institution. In this chapter we shall learn about how the administration function at the state level in a democracy. What are the function of the state government? What are the roles of ministers and members of the legislative assembly? How do people put forward their questions and ideas to government? How do they ask for the fulfillment of their demands? And to understand more about these questions, we shall take the example from the medical field. अब हम इस चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क यानी स्टेट में जो सारा जो वर्क होता है गवर्नमेंट का वो कैसे चलता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अगले क्लास में यानी इसके आगे की यानी 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा ही है कि जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स में डिवाइड हुआ है, एक लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल में। अब उसके वर्किंग भी हमने समझे थे इसके अगले स्टैंडर्ड में। अब इस स्टैंडर्ड में हम कैसे करके स्टेट लेवल में वर्क चलता है, कौन करता है, किसके क्या फंक्शंस हैं और हम अपनी जो भी डिमांड है उसको कैसे कंप्लीट फुलफिल कर सकते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ ऑन टेलीविजन 10 people have died in Surat due to cholera. How would I know? The only thing I care about is that I am not affected by this. Can people really die due to epidemic? I can hear a position outside. We demand the administration take immediate measure to control the epidemic. They should pay attention to maintain cleanliness and take steps to stop the epidemic from spreading. Maybe it's because people are complaining against the cholera epidemic. Yes, they are leaders. I have seen them on the television. I think people who are addressing the processions are leaders. अब हम यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल है कॉलेरा का, अब कॉलेरा की बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैंने न्यूज़ में देखा है कि 10 पीपल जो है वो कॉलेरा की वजह से मर चुके हैं। अब गवर्नमेंट जो है उनको इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, इसको कैसे करके कंट्रोल करें। आप अभी देख आपको पता ही है जैसे कोरोना वायरस जो अभी कोविड-19 जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है तो उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे ही ये एक एग्जाम्पल है कॉलेरा से सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। You have read about the incident of the cholera epidemic. You might have been observed leaders of your area presenting health issues to the local health officials, the district collector or the other officials, but have you seen the member of legislative assembly, MLA of your area? Have you heard about the legislative assembly? अब यहाँ पर हमने बहुत सारा ऑब्जर्व किया होता है हमारे आसपास के जो भी हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर दूसरे कोई गवर्नमेंट जो वर्क करते हैं उनको हम कंप्लेन करते हैं, पर कभी भी आपने एमएलए के बारे में यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है आपके एरिया के? द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नोन एज एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है हमने ये अगले साल पढ़ा था। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी वो असेंबली जहाँ पर किसी भी लॉ को फ्रेम किया जाता है। अब उसके जो मेंबर होते हैं उसको हम एमएलए कहते हैं। एमएलएज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो वोटिंग होता है जब इलेक्शन हेल्ड होता है हम जिसको वोट करते हैं वो कौन होता है? एमएलएज होते हैं। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी दे बिकम द एमएलएज एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो वो एमएलए इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद वो एमएलए बन जाते हैं और वही जो पार्टी है वो क्या होता है? हमारा गवर्नमेंट होता है। थस वी कैन कंक्लूड दैट एमएलए आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी एमएलए ही है जो पीपल की बातें सुनेंगे और उनकी जो बातें हैं उनका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव
अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब सभी स्टेट्स में अलग अलग असेंबली होती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब सभी में अलग अलग डिवीजन किया जाता है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब पूरे जैसे कि 10 मेंबर्स है, उसमें से कोई एक तो सिलेक्ट होता ही है। द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब सभी स्टेट में बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि गुजरात है तो गुजरात में 5 होंगे, राजस्थान में 10 होंगे। सभी जगह पर जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो बेसिस है, यानी वो किसके हिसाब से 5, 10, 15 रखते हैं, पॉपुलेशन की वजह से। इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद इलेक्शन हेल्ड होता है। कैंडिडेट्स कैन आइदर रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी और स्टैंड फॉर इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। दस द एमएलएज कैन बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। अब जो एमएलएज हैं वो किसी भी पार्टी के लिए खड़े हो सकते हैं या फिर खुद इंडिपेंडेंट यानी खुद के लिए भी एमएलए बन सकते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज़ 182 सीट्स एंड इज सिचुएटेड इन गांधीनगर विच इज़ द कैपिटल। अब जो गुजरात है उसमें 182 सीट्स हैं और ये कहाँ पर, गांधीनगर पे सिचुएटेड है। द लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विठल भाई पटेल विधानसभा गृह। अब ये जो असेंबली की जो मीटिंग होती है वो विठल भाई पटेल विधानसभा गृह है, वहाँ पर वो हेल्ड होता। लेट us learn about how a minister or a chief minister is selected from the among MLAs। अब MLAs जो जीतते हैं उसमें से मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे निकलते हैं, हम उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। द पार्टी विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs और गेन्स अ मेजोरिटी विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो MLAs जिस राज्य में ज़्यादा उसी पार्टी के इलेक्ट होते हैं तो उसी से क्या बनते हैं, वो एक गवर्नमेंट बनता है। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। अब जो गवर्नमेंट होता है उसमें जो सबसे लीड यानी मेजोरिटी जो पार्टी जो पार्टी जीत चुकी है उसमें जो लीडर होता है उसको चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाता है। ही और शी इन्वाइटेड टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो ही हो या शी उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बुलाया जाता है। द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट इज नोन एज द रूलिंग पार्टी वाइल द अदर पार्टी फॉर्म्स द ऑपोजिशन। अब जो पार्टी जीतती है मेजोरिटी वोट्स लेके उसे क्या कहा जाता है, रूलिंग पार्टी कहा जाता है, और उसके ऑपोजिट जो पार्टी होती है जो हार चुके हैं उसे ऑपोजिशन कहा जाता है। After election, the governor appoints the chief minister and the council of ministers who will be collectively responsible for the administration of the state and the functioning of the various ministries। अब गवर्नर जो है उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको जो ओहदा दिया गया है, अब उनको क्या करना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनको अच्छी तरीके से उसको रन करना है। ईच मिनिस्ट्री इज़ हाउस्ड इन डिफरेंट ऑफिस प्रीमाइसेस। अब सभी को अलग अलग पोजीशन दे दिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द MLAs बिलोंगिंग टू बोथ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन असेंबल फॉर डिस्कशन। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जब मीटिंग होती है तो वहाँ पर दोनों साइड यानी रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी दोनों ही वहाँ पर मीटिंग में होते हैं किसी भी चीज़ के लिए डिस्कस करने के लिए। मैनी MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन MLA एंड एज अ मिनिस्टर। अब कभी कभी जो MLA होता है वो तो एक मेंबर है, पर वो जब मेजोरिटी से जीता है तो वो एक मिनिस्टर भी हो, उनके पास दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव विच कंप्राइजेस ऑफ गवर्नर। अब द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूट जब करते हैं तो वो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल से भी सलाह लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स who work under the guardians and control of the minister are also a part of executive body। अब जो भी गाइडेंस लेता है मिनिस्टर्स के पास से या मिनिस्टर्स लेते हैं उनको भी एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कॉल्ड गवर्नमेंट
executives while the administrative officers are known as administrative executives. अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल यानी जो गवर्नमेंट के छोटे छोटे जो काम है उनको जो करता है सारा वर्क वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. अब गवर्नर, each state of India has a governor. He or she is appointed by the president for 5 years after consulting the prime minister. अब गवर्नर कौन है? अब उसको कौन सिलेक्ट करता है? वो प्रेसिडेंट जो है वो उसको सिलेक्ट करता है और वो किसके प्रेसिडेंट जो है वो सलाह भी किसके लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर की. उसके बाद उनको गवर्नर चुना जाता है वो 5 साल के बाद. The governor is the constitutional head of the state and the entire administration is carried out in his or her name. और गवर्नर यानी क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो सदन है उसके सबसे हेड पर्सन होते हैं स्टेट के और एंटायर नेशन के. अब सारे जो वर्क होते हैं उसी के नाम से चलते हैं. The governor ensures that the state government functions according to the constitution. The function of the governor are. अब जो गवर्नर हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो सभी स्टेट में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं सभी चीज़ें ठीक से चल रही हैं और उनके फंक्शन है. इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. अब वो मेजोरिटी पार्टी में जो विन हुए हैं उनको बुलाते हैं असेंबली में गवर्नमेंट बनाने के लिए. द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर सीक्रेसी. अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आते हैं उनसे वो शपथ लेते हैं कि आप लॉयल रहेंगे यानी ईमानदार रहेंगे किसी भी वर्क के लिए. कॉल्स द लेजिस्लेटिव असेंबली ई सेशन एंड ऑल्सो अनाउंसेस इज एडजर्नमेंट. अब वो बुलाते हैं सभा में मीटिंग करने के लिए. एवरी बिल पास्ड बाय द state legislature has to receive the governor's assent. However, money bill required his prior approval. अब किसी भी बिल को पास करने के लिए लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उनको गवर्नर की क्या चाहिए? परमिशन चाहिए, साइन चाहिए. उसके बाद ही वो प्रोसीड कर सकते हैं. अ बिल अंडरगोज 3 रीडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर इट इज़ पास्ड. वो 3 बार असेंबली में रीड किया जाता है. जब तक वहाँ से वो पास ना करे तब तक वो बिल आगे नहीं बढ़ेगा. Following this, it is sent to the governor before it becomes a law. अब ये एक कानून बनने के पहले वो गवर्नर को भेजा जाता है. If a bill is not signed by the governor and is sent back to the Vidhan Sabha with his suggestion, then the MLA have to debate on this suggestion. The revised bill is sent back to the governor for his signature. अब ये बिना साइन गवर्नर की साइन करे बिना ही वो आगे विधानसभा में भेज दिया जाए तो वो फिर से घूम के उनके पास फिर से जब तक गवर्नर की साइन ना आए तो वो उनको फिर से रीसेंड करते हैं, बैक सेंड करते हैं जिससे वो उनकी सिग्नेचर आ जाए. इन एन इमरजेंसी द गवर्नर कैन इशू ऑर्डर्स कॉल्ड ऑर्डिनेंस. अब जो इमरजेंसी में कुछ ऑर्डर पास किया जाता है गवर्नर डायरेक्ट इशू करते हैं तो उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं. अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ऑल कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट. अब हाई कोर्ट में जो भी जजेस होते हैं वो भी कौन सिलेक्ट करता है? गवर्नर. चीफ मिनिस्टर. The chief minister is the head of council of minister, a very important position in the state government. अब स्टेट गवर्नमेंट में सबसे मेन पोजीशन किसका होता है? चीफ मिनिस्टर का. वो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं. ही और शी इज कॉल्ड द सीएम. चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट में अलग अलग होते हैं. हमने सुना ही होता है कि सीएम. द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स आर अलॉटिंग वेरियस पोर्टफोलियो टू डिफरेंट मिनिस्टर फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. अब वो अलग अलग सभी को एक काम दे देते हैं, उसी के हिसाब से उनको करना है ठीक से. कॉलिंग फॉर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी उनका एक समय होता है कि 3 मंथ्स के बाद सभी को मीटिंग हेल्ड होनी चाहिए या फिर 6 मंथ के, वो जब भी बुलाए सभी को वहाँ पर आ ही जाना है. सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग दैम.
अब वो सभी मिनिस्टर का जो काम कर रहे हैं उसको चेक करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब वो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में जो भी डिसाइड हुआ है वो वही चीज़ गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं। फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ़ नेसेसरी। अब कभी ऐसा हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नए से बनाए जाए तो वो कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेम पॉलिसीज फॉर allotted subjects or department related to the state government and executes it। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो नए पॉलिसी बनाते हैं और उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट या कहीं पर भी उसको एक्सिक्यूट करते हैं यानी अमल में लाते हैं। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बिल भी वो पास करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं सभी के सामने। The finance minister of the state introduced the budget in the legislative assembly। अब legislative assembly में state का जो बजट है वो भी इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन देते हैं। The work to be done is divided between the state and the central government। अब जो भी वर्क होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। The state government function at the state level and the union government function at national level। अब जो स्टेट लेवल का होता है वो स्टेट के हिसाब से ही सब कुछ अपना फंक्शन करता है और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पूरे नेशनल में वर्क करता है। द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एरिया इन विच दे फंक्शन। Therefore, the responsibility of state government is limited to a particular state. For example, the work of Gujarat state government is limited to its boundary, whereas the central government takes care of entire nation। अब ये डिफरेंस बिटवीन हम कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के जो लिमिटेशंस है वो अपने बाउंड्री तक ही है। जैसे गुजरात के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपना डिसीजन उसके ही एरिया में यानी गुजरात तक ही सीमित करेंगे, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। अब उसी दूसरी तरफ हम सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें तो वो जो भी रूल्स रेगुलेशन निकालेंगे वो पूरे नेशन के लिए यानी पूरे इंडिया के लिए होगा। The function and powers of the state and central government are divided into three lists: the union list, state list, and concurrent list. The subjects included in this list are mentioned in the constitution। अब जो फंक्शन है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने भी 3 सेक्शन उसके किए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। यूनियन लिस्ट, द सब्जेक्ट headed over the union government are included in the union list: sanction, relations with foreign country, defense, finance and banking, election, formation of law for citizens, railway, telegraph, post, insurance service, sea, air, road, रेल रूट, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा इंक्लूडेड। अब यूनियन लिस्ट में ये सब होते हैं कि वो फॉरेन कंट्री के साथ उनका क्या रिलेशन है, डिफेंस है, डिफेंस यानी आप आर्मी के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी हथियार होते हैं उनका डिस्कशन किया जाता है। बैंक में कितना लोन होना चाहिए, कितने परसेंटेज में इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब सिटीजन्स के नागरिक के लिए कौन कौन से लॉज बनने चाहिए, रेलवे की फैसिलिटी ठीक से मिल रही है नहीं, पोस्ट की मिल रही है नहीं, इंश्योरेंस की मिल रही है नहीं, सभी सी रूट, एयर रूट सभी का उनको पता होना चाहिए। अब स्टेट लिस्ट में क्या होता है, द सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्टेट आर एनलिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स द लॉज विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एक्सिक्यूट ऑफ द कैबिनेट। द लिस्ट इंक्लूड हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब स्टेट लेवल के पास जो भी चीज़ें होती हैं उनको पहले लेजिस्लेटिव असेंबली से उनके पास वो इंफॉर्मेशन जाती है, उसके बाद वो एक्सिक्यूट करते हैं। अब वो कहाँ पर ध्यान देते हैं, हेल्थ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी वर्क चल रहा है उसके बारे में। Then concurrent list, the union and state government both can form laws for it. There are 47 subjects। अब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके जो लॉज बनाते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। वो 47 सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रेवेन्यू और टैक्स, डाइवर, लिटरेसी, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। अब क्राइम रेट को कैसे कम किया जाए,
रेवेन्यू यानी टैक्स कितना भरा जाए, डाइवोर्स का कोई भी केस है वो, लिटरेसी यानी सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ है उसमें ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, उन सब के बारे में होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली, Marina, Imran and the other students of their school were very excited about their trip to Gandhinagar, the capital of Gujarat, where they were going to see the Legislative Assembly. After the security check, they went upstairs. There were arrangements made for the visitor from where they could see the grand hall downstairs. Seating arrangement for the members of the Legislative Assembly was made इन दैट मीटिंग हॉल। अब इमरान, मैरीना और बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स जो स्कूल से एक ट्रिप के लिए गए थे गांधीनगर, जो गुजरात का कैपिटल है, वहाँ पर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में गए थे, जहाँ से उन्होंने अपस्टेयर से जो असेंबली है उनको देखा। ऑन दैट डे अ करंट इशू वॉज बी डिस्कस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब उस दिन वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक करंट अफेयर के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। यूजुअली इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली द एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज ड्यूरिंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन। अब जब वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है तब कोई भी एमएलए अपनी जो व्यूज़ है, अपने जो आइडियाज़ है वो एक्सप्रेस करते हैं, यानी सभी के सामने लाते हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चंस एंड गिव सजेशन, वो क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। द मेंबर्स give their feedback on the issue being discussed. Then the concerned minister answers the question and brief them about the measures being taken to solve the issue. अब वो जो इश्यूज़ होते हैं वो उनके सामने लाते हैं, उसके बाद उसके फीडबैक यानी उसमें से क्या रिप्लाई आता है कि ये जो इशू है उसके बारे में क्या क्या सोच रहा है, क्या कोई सजेशन दे रहा है, उसके बारे में डिस्कस होता है। We often come across on television or in newspaper the decision that are taken by the chief minister and other minister in order to run the government. अब हम न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में जो भी ऑर्डर्स पास होने वाले होते हैं चीफ मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर के द्वारा, while taking a decision about anything, it is necessary to take the permission of MLAs. In a democracy, the MLAs can question the chief minister and the other minister and discuss about important matters. अब किसी भी चीज़ को लॉज है या फिर नॉर्म्स है उनको आगे बढ़ाने के लिए पहले उनको MLAs के पास से परमिशन चाहिए होता है। यानी इसका मीन्स ये कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन करना है उसके लिए वो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी देख, जितने हैंड रेज होंगे उसके तरफ में यानी उसके फेवर में तो वो आगे बढ़ के एक लॉ बनता है, और उसके अपोज ज़्यादा होंगे तो वो सोचेंगे कि कैसे करके इस लॉ को हम आगे बढ़ाएं। They can even take decision regarding financial matters and decide on the expenditure to be done in different areas. When the Legislative Assembly is in the session, any of the MLAs can ask questions. The Speaker manages the Assembly and one requires his or her permission before presenting anything. अब जो असेंबली है वहाँ पर दूसरे भी मैटर्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैटर यानी पैसों के लेन देन के हिसाब से कि एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, यानी खर्चा कितना होना चाहिए, कितने एरिया में कितना खर्चा हो रहा है, उसके बारे में भी वो बोलते हैं। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको संभालने के लिए एक स्पीकर रखा जाता है जो पूरे असेंबली को मैनेज करता है, और कुछ भी कहने से पहले उनके पास से उनको परमिशन लेनी पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।